पश्चिम बंगाल में 61 घंटे के बाद ईवीएम खुलने वाली है, जिसके बाद तय होगा कि बंगाल में दीदी का राज बरकरार रहता है या फिर बीजेपी यहां पर देखिए किस तरह से पहली जीत का स्वाद चखती हुई नजर आती है। लेकिन ईवीएम खुलने से पहले ही स्ट्रांग रूम को लेकर 4 लेयर सिक्योरिटी अब बना दी गई है, क्योंकि टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के हर स्ट्रांग रूम को अभेद सुरक्षा में तब्दील कर दिया है। कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। स्पेशल फोर्स है उसकी तैनाती और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स राइफल्स के साथ तैनात है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे हैं। पहली लेयर में ईवीएम ताले में कैद है, इसके बाद केंद्रीय बल तैनात है। तीसरी लेयर में बीएसएफ के जवान निगरानी कर रहे हैं तो कोलकाता पुलिस मुस्तैद है। हर स्ट्रांग रूम के बाहर 8 से 10 सीसीटीवी लगे हैं। 3 जो विधानसभा क्षेत्र है उसका स्ट्रांग रूम आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर से अंदर तक पूरा का पूरा सीसीटीवी के दायरे में है। सबसे ज्यादा नजरें भवानीपुर पर हैं, जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा है। वो कलकत्ता पुलिस है, इसके बाद सीआरपीएफ और फिर से बीएसएफ की तैनाती। ऐसी 3 से 4 लेयर में जो ईवीएम है। किसी को भी अभी स्ट्रांग रूम वाली जगह आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई स्ट्रांग रूम परिसर के करीब आता है तो उससे पहले उसकी चेकिंग और आई कार्ड देखा जाता है। पुलिसकर्मी है और इसके अंदर अर्धसैनिक बलों को अलग अलग जगहों पे तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं बंगाल में सियासी आग धधक रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर सभी सियासी दलों ने पहरा बढ़ा दिया है और सबकी निगाहें सील किए गए ईवीएम पर टिकी है। लेकिन इसके बीच पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर धांधली का बड़ा आरोप लगा रही हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। टीएमसी की स्टिकर लगी गाड़ी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और हंगामा करने लगे। ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल, ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी हार की वजह से बौखला गई है। इतना फर्जी वोटर्स जो माइनस हुआ है, इससे उनको पता चल गया उन्हें हार रहे हैं। और फर्स्ट पेज 2-3 घंटा के अंदर वोटिंग के अंदर टीएमसी को मैसेज चला गया था कि वो हार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर बेईमानी करके चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है बेईमानी करके चुनाव जीतती रही है। अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जरा खुलेआम डकैती पड़ने लगी। वहीं बंगाल की सियासत का पारा हाई है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी ईवीएम में छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगा रही है। यहां पर देर रात सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गई, जहां पर वो तकरीबन 4 घंटे तक पहरा देती रही। इसके साथ साथ आपको बता दें, देखिए तस्वीरें लगातार सामने आई और हमने देखा वहां पर क्या कुछ हुआ। मूसलाधार बारिश के बीच स्ट्रांग रूम पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम लूटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। दीदी के आरोपों पर भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें, उन्हें नियमों के बाहर कोई काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में मौजूद थी तो वहीं बीजेपी के चुनाव एजेंट सूर्यनील दास खुद वहां मौजूद रहे और उन्होंने कड़ी निगरानी की। वहीं ममता बनर्जी के हल्ला बोल को बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने नौटंकी बताया है। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग 2-3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहे जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे, जैसे 2021 में कब्जा किए थे। अब ईवीएम पर ये सियासी बवाल थमने वाला नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीति हिंसा का इतिहास रहा है और यही वजह है कि चुनाव और मतगणना के बाद भी अग्नि परीक्षा यहां जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव के बाद भी सत्ताधारी दल के समर्थन विपक्षी दलों के समर्थकों को आप देखिए किस तरह से लगातार निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चुनौती अभी आने वाले वक्त में दिखेगी। पहली चुनौती काउंटिंग के दिन बवाल को रोकना। मतगणना वाले दिन अगर कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करे तो एक्शन लिया जाए। दूसरी चुनौती होगी जीत के बाद भी हिंसा को रोकना। दरअसल बंगाल में जीत हार के फैसले के बाद भी विपक्षी पार्टी के समर्थकों को निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि अमित शाह ने पहले ही से लेकर केंद्र का स्टैंड क्लियर कर दिया है। चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है।
और यही वजह है कि 20,000 जवान स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पर हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी 60 दिन तक लगभग 70,000 जवान राज्य में तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के साथ आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान भी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे, ताकि मतगणना के बाद भी होने वाली हिंसा को रोकने और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और ताजा मामला आया है फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर एक गांव में तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का बड़ा आरोप लगा है। और हमले से परेशान होकर बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। इस दौरान वहां जमकर बवाल मचा। गांव वालों का आरोप है कि वोटिंग वाले दिन कुछ लोगों को वोट देने से रोका गया, साथ ही घर में घुसकर हिंदू महिलाओं को परेशान किया गया, जिसके विरोध में नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने मोर्चा संभाला, गांव वालों से बातचीत की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे को दोबारा से खोल दिया। वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, साथ ही 4 मई के बाद सब कुछ शांत होने की बात कही। तो जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि 2 महीने तक कम से कम सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है इस बार बीजेपी की सरकार जब बनेगी तब तो पोस्टपोल वायलेंस होने की बात ही नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नया बवाल शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटिंग और नतीजों के बीच ही अब देखिए किस तरह से वक्त ने माहौल गरमा दिया। लगातार हो रही हिंसा से बंगाल की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसे संभालना मुश्किल यहां पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही है कि नतीजों से पहले ही बंगाल सुलगने लगा है। सबसे पहले बात पश्चिमी मेदिनीपुर की, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। हमले में बीजेपी नेता के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर हमले का आरोप लगाया है। वहीं मुर्शिदाबाद के रानीनगर विधानसभा इलाके में टीएमसी समर्थकों ने सीपीआईएम एजेंट को घेर लिया और आपसे कहासुनी के बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं मालदा में भी चुनाव खत्म होते ही हिंसा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने रतुआ के 3 नंबर मंडल अध्यक्ष के ऊपर हमला कर दिया। सोनारपुर में भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। चुनाव के बाद सोनारपुर में बूथ में घूम कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। करीब 75,000 अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। हर जगह स्ट्रॉन्ग रूम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब बात पंजाब के सियासत की, जहां मजदूर दिवस पर आयोजित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में उस समय जबरदस्त हंगामा हो गया, जब विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर सदन में आने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार हो रहे विशेष सत्र को लेकर उठे सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन बात कहने के लहजे को लेकर विपक्ष भड़क गया। तू रहने देना। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो शराब के नशे में सदन में आए हैं। मेरी गुजारिश है अलका मीटर दा सारे इथे दरवाजे बंद करो। विपक्ष के आरोपों के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी ने भी मान सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर शराबी हालत में चूंकि चीफ मिनिस्टर होगा तो ऐसी असेंबली में आकर करना क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग अ सेशन इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज कंप्लीटली सॉलिड? नशे के अंदर मगरूर होकर सरकार विधानसभा में आए तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, परंतु लोकतंत्र के उस मंदिर का भी अपमान है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगा हो, लेकिन इस बार विपक्ष इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की। उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में भी अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा, चाहे वो अवैध मदरसे हो या फिर किसी राजनीतिक दल का ऑफिस हो या फिर विकास के रास्ते में आने वाले रुकावटों को जमींदोज यहां पर लगातार किया जा रहा है। इस कार्रवाई से करीब 2400 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली कराई गई, बाजार को तोड़ा गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क किनारे अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। सबसे पहले गुजरात के द्वारका में, जहां ओखा द्वारका हाईवे के किनारे प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और एक अवैध मजार और एक अवैध मस्जिद को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से करीब 2400 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली कराई, जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ है। वहीं यूपी के चंदौली में सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इस दौरान प्रशासन ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सामने जीटी रोड से अवैध कब्जों को हटाया। इसमें कई दुकानें और ऑफिसेज तोड़े गए। बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों और एसडीएम के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा। अधिकारियों के मुताबिक कल भी विकास के रास्ते में आने वाले अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। और देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, लेकिन रुड़की में एक महिला ने धामी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है।
महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी की तैयारी में है, जिसके बाद वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। महिला का आरोप है कि उसका पति बिलाल यूसीसी कानून को ठेंगा दिखाते हुए दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। बिना उसकी मर्जी के बिलाल ने कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दी, जिसके बाद वो अब न्याय के लिए भटक रही है। फिर भी शादी कर रहा है यूसीसी के होने के बावजूद भी। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि इस चीज को रोका जाए। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही कुछ फोटोज वीडियो भी पुलिस को दिए हैं। महिला का आरोप है कि बिलाल ने कुछ दिन पहले सगाई भी कर ली है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। धामी सरकार ने यूसीसी कानून लागू किया है और अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर कानून के हिसाब से एक्शन भी लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जमकर विवाद शुरू हो गया। बताया ये जा रहा है कि देर रात कुछ लोगों ने मिलकर मूर्ति लगाई थी, लेकिन सुबह देखा तो मूर्ति वहां पर मौजूद ही नहीं थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप गेट का सौंदर्यकरण कराकर वहां मूर्ति लगाई गई थी, जिसका प्रशासन ने देर रात विरोध भी किया था। हालांकि बाद में मूर्ति लगा दी गई, लेकिन सुबह देखा तो मूर्ति गायब थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तुम हटाओ मत। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और लोगों को समझाने की कोशिश की। साथ ही लोगों से कहा गया कि वो अपनी बात डीएम को आवेदन देकर करें। स्थानीय लोगों ने इसे महाराणा प्रताप का अपमान बताया। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई थी, इस वजह से इन्होंने मूर्ति तोड़ दी है हमारी, और ना हमें कोई सूचना दी, ना कोई हमें जानकारी है इस चीज की। जब हम सुबह आए तो देखा तो यहाँ गर्मा गर्मी का माहौल है। एहतियातन मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि हालात ना बिगड़े, क्योंकि ये मामला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने गौ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये गिरोह जंगलों से गाय पकड़कर रात के अंधेरे में गौकशी करता था और उसके बाद कबाब दुकानों तक सप्लाई करता था। वहीं पुलिस को जैसे ही इस मामले में खबर मिली, तुरंत ही एक्शन लेते हुए पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 160 किलोग्राम गौमांस भी बरामद किया। तो वहीं पुलिस ने कबाब दुकान से जुड़े आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया है, जो गौमांस खरीदने और सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि गिरोह के अलग अलग लोग अलग अलग भूमिका निभाते थे। कोई जंगल से गाय पकड़ता था, कोई गोकशी करता था और कोई सप्लाई का काम यहां पर संभाल रहा था। इन लोगों का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। तो वहीं पुलिस ने एक टेम्पो बाइक और ई रिक्शा भी जब्त किया है, जो गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और सप्लाई का ये दायरा कितना बड़ा था। और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां के हादसे ने एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और देखिए तमाम बातों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक क्रूज पर 43 लोग सवार थे और इनमें से 28 लोगों को अब बचा लिया गया है। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां महिला का शव मिला तो उसके सीने से 4 साल का बेटा लिपटा हुआ मिला। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं हादसे ने कई लोगों ने अपनों को खो दिया। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी में और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी तो वेव से बहकर आ गए साइड में। फिर गाँव के कुछ लोगों ने हमें बचाया रस्सी लेकर। इस हादसे से पहले का वीडियो भी सामने आया है, जहां लोग क्रूज पर मस्ती करते दिख रहे हैं, लेकिन इस दौरान किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंत्री भी घंटों तक मौजूद रहे। नहीं, ऐसी तो कोई बात पहले सामने नहीं आई कि ऐसा कोई दिक्कत थी। ये जो क्रूज था वो कैटामोरन टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, तो मतलब ये ऐसा क्रूज था जो मतलब लोग कहते कि डूब नहीं सकता। अब किस कारण से ये घटना हुई है, ये जांच का विषय है। ऐसे हादसों से हमें सबक लेने की जरूरत है, वरना जांच के बाद फाइलें ऐसे ही बंद कर दी जाती है। लेबर डे पर नोएडा में योगी फोर्स का कड़ा पहरा देखने को मिला है, खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। कुछ समय पहले हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। नोएडा में चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की नजर पैनी है। उन इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है जहां कुछ दिन पहले मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। आसमानी गश्त से हर इलाके की हलचल को देखा जा रहा है। लेबर डे के मौके पर नोएडा में इस बार सुरक्षा और व्यवस्था दोनों को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क नजर आया। योगी फोर्स ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है। देखिए, हम लोग लगातार ही ग्राउंड पर गतिशील रहे हैं, पिछले माह भी और अब भी हैं। 42 सेक्टरों में विभक्त करके पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
नोएडा में प्रशासन ने 30 अप्रैल से 8 मई तक पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और देखिए, देश भर में होटल और रेस्टोरेंट में खाना अब और भी ज्यादा महंगा होगा क्योंकि सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ा इजाफा किया है और इसके मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 3,000 रुपए तक आपको देने होंगे। जिन्होंने होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों को टेंशन बढ़ा दी है नए रेट के मुताबिक। दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के लिए 3,071 रुपए चुकाने होंगे, जबकि मुंबई में इसके लिए 3,024 रुपए देने होंगे। वहीं कोलकाता में यही सिलेंडर 3,205 रुपए में मिलेगा। अभी लास्ट मंथ ही हम लोग चूंकि डिपार्टमेंट कुछ बंद कर रहे थे साउथ इंडियन वगैरह, तो उसमें हमारा फुटफॉल कम हुआ था। और अब चूंकि अगर हम रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो उससे हमारा फुटफॉल और कम हो जाएगा। होटल मालिक सरकार से कुछ रियायत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वालों की मांग ये है कि कम से कम जो उनका कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए। कम से कम जो उनका व्यापार धीरे धीरे ही चल रहा है, चलता रहे। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत न बढ़ाकर सरकार ने जरूर आम आदमी को राहत दी है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां के अररिया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रेलवे प्रशासन ने सड़क से महज 3 फीट ऊपर रेल ब्रिज का निर्माण कार्य ही शुरू कर दिया, जिससे लोग अब परेशान हैं। जरा ये देखिए, रेलवे की कारस्तानी, कैसे सड़क के ऊपर ही रेलवे ब्रिज बनाना शुरू कर दिया गया है, वो भी सिर्फ 3 फीट ऊपर, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को झुककर सड़क पार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेलवे का ये अजूबा पुल अररिया के रानीगंज इलाके में बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 साल बाद तो बड़ी मुश्किल के बाद ये सड़क बनी थी, लेकिन रेलवे की इस बड़ी लापरवाही से अब वहाँ से भी निकलना मुश्किल हो गया है। और यहाँ से कहीं भी ये एरिया में कहीं ना कलवर दिया है, ना रोड को भी जाम कर दिया हुआ है। आज 15-20 दिन से हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी, जिसके बाद लोगों में अब गुस्सा है। लोगों ने पुल का काम रुकवा दिया है। लोगों के प्रदर्शन के बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की शिकायत आगे पहुंचाने का भरोसा दिया। फिलहाल अभी तक तो एक्शन नहीं लिया गया, हालात वैसे ही बरकरार हैं। पुल का काम शुरू है और लोग अब भी पुल के नीचे से झुककर जाने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। इस्लामाबाद में हिजबुल कमांडर सज्जाद अहमद की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है और दावा किया जा रहा है कि वहां किसी अज्ञात हमलावर ने हिजबुल के इस आतंकी की हत्या कर दी है। जिस हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद का जहन्नुम का टिकट कटा है, वो कश्मीर के बारामूला का रहने वाला था। 1997 में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए वो पाकिस्तान गया था। तब से वो पाकिस्तान में ही रहकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। आतंकी सज्जाद जम्मू कश्मीर में कई टेरर एक्टिविटीज से जुड़ा था। सज्जाद अहमद जो है हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर था, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करने की प्लानिंग जो है वो लगातार करता रहता था। ऐसे में सज्जाद अहमद का माना जाना न सिर्फ भारत के लिए एक रणनीतिक जीत बन मानी जा रही है। आतंकी सज्जाद अहमद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर लंबे समय से था। उसे हिजबुल का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिव माना जाता था। आतंकी सज्जाद की मौत लश्कर के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी के खैबर पख्तूनख्वा में अनजान बंदूकधारियों के मारे जाने के 1 हफ्ते बाद हुई है। और अब बात सुरक्षा क्षेत्र में भारत की नई कामयाबी की, जिसने दुश्मन देशों की नींद ही उड़ा दी है। डीआरडीओ ने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अग्नि 6 मिसाइल तैयार है, बस सरकार की हां का इंतजार है। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है, जो मौजूदा अग्नि 5 मिसाइल से कहीं ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली होगा और जिसकी जद में आधी दुनिया होगी। डीआरडीओ के चेयरमैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार है। We are ready whenever the government gives us the go-ahead. इस खबर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अग्नि 6 भारत की अब तक की सबसे एडवांस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी और हल्के पेलोड के साथ ये 14 से 16,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। 3 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता होगी। हर वॉरहेड की ताकत 250 किलोटन तक होगी। मिसाइल की स्पीड करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। रोड और रेल मोबाइल लॉन्च सिस्टम के साथ भविष्य में सबमरीन से लॉन्च की क्षमता होगी। यानी एक ही मिसाइल में कई न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं, जो अलग अलग दुश्मन टारगेट को एक साथ तबाह कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप के अब देखिए किस तरह से मुख्य आरोपी बबलू सिंगरौर की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस ने आरोपी पर इनाम राशि भी अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। उधर आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है।
ये वही बबलू सिंगरौर है जो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस के साथ टीमें दिन रात लगी हुई हैं। पुलिस को बबलू सिंगरौर के बारे में अहम सुराग हाथ लगा। गैंग रेप का ये आरोपी मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन के सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। ऐसे इनपुट के बाद पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। उधर पुलिस ने बबलू सिंगरौर पर इनाम राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। योगी फोर्स इस मामले को लेकर इतना ज्यादा गंभीर है कि खुद एसपी अभिमन्यु मंगलिक पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां एक तरफ योगी फोर्स ने गैंगरेप के इस आरोपी को खोजने में जमीन आसमान एक कर दिया, तो वहीं अब इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी हमला कर रहा है। पुलिस ने फतेहपुर में इसके अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया है। गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर नौशाद का हिसाब कर दिया। नौशाद जिसने महिला की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, छेड़खानी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। और अब वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, क्योंकि योगी फोर्स ने उसका इलाज कर दिया है। टेलर का काम करने वाला नौशाद अब अपने किए पर पछता रहा है। दरअसल गुरुवार को आरोपी नौशाद ने सुनसान गली में महिला से छेड़खानी की थी। आरोपी बुर्का पहनी महिला को छेड़कर फरार हो गया था, लेकिन उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी सीसीटीवी के आधार पर योगी फोर्स ने उसे खोजा और जब पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी। फायर किया पुलिस के ऊपर, जब भी कार्रवाई उसमें ये घायल हो गया। उसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। योगी पुलिस ने 12 घंटे में नौशाद को लंगड़ा कर बता दिया है कि यूपी में महिला सुरक्षा और सम्मान पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, तो वहीं यूपी पुलिस अपराधियों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है, जिसकी बानगी गाजियाबाद में भी देखने को मिली, जहां पर लूट में शामिल एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। इस बीच आरोपी मदद की गुहार लगाता दिखा। आरोपी का नाम जावेद हसन है, जो इंदिरापुरम में लूट और स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता आया है। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा लूटपाट और स्नैचिंग का केस दर्ज है। इसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो उसने मौके पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। वहीं प्रतापगढ़ में भी चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसी ही स्थिति बदायूं में भी दिखी, जहां लूट की घटना को अंजाम देकर फरार आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। बदमाशों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलता है। फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन टीम ने तहसील सदर के कानूनगो को रिश्वत लेते हुए ये हाथ यहां पर पकड़ा, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से टीम ने आरोपी कानूनगो के पास से घूस की रकम भी बरामद कर ली है। रिश्वतखोरी पकड़ी गई तो अब मुंह छिपाए फिर रहे हैं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरे गए तो ये वही तहसील सदर के कानूनगो विमल कुमार श्रीवास्तव है, जिन्होंने एक शख्स से खेत की नाप के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की और फिर इनके ईमान का सौदा 30,000 में फिक्स हुआ। कानूनगो साहब ने जिस शख्स से घूस मांगी उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। फिर क्या था, इस रिश्वतखोर अफसर को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। कानूनगो को रिश्वत देने के लिए किराए के एक मकान में बुलाया गया। जैसे ही कानूनगो विमल कुमार वहां रिश्वत की रकम लेने आया, एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कानूनगो अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा था, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जब कानूनगो की काली करतूत पकड़ी गई तो देखो कैसे अब मुंह छिपाने लगा। एंटी करप्शन ने कार्रवाई के बाद दोनों को पुलिस को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डीजे की वजह से 140 मुर्गियों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि बारात में डीजे तेज आवाज में बज रहा था और देखिए किस तरह से जब वो पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरा तो मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद पोल्ट्री संचालक ने पुलिस में अब इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ एक्शन की बात कही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुर्गियों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। जो डीजे बज रहा है वो मानक से ज्यादा उसकी आवाज थी, तो जिसके कारण जो है ये समस्या उत्पन्न हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इसमें आई है पक्षियों की, तो उसमें जो हार्ट अटैक बाई एक्यूट स्ट्रेस फ्रॉम हाई इंटेंसिटी नॉइज की वजह से इसमें मृत्यु भी होना बताया गया है।
दरअसल रामभद्रपुरवा गांव में बारात आई थी। बारात के साथ तेज रफ्तार में डीजे गांव में गुजर रहा था और जब वो पोल्ट्री फार्म के सामने से निकला तो पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियां परेशान होने लगी और इसी में 140 मुर्गियों की मौत हो गई। इसके बाद पोल्ट्री संचालक ने डीजे संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब पुलिस शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक्शन की बात कह रही है। राजस्थान के उदयपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर आप देखिए न कोई जंगली जानवर, न आवारा पशु, बल्कि एक छोटी सी गिलहरी ने पूरे कॉलेज कैंपस में दहशत का माहौल बना रखा है। आमतौर पर खतरा बड़े जानवरों से होता है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एक गिलहरी ने अब तक 18 लोगों को काट लिया है। कैंपस के आर्ट्स और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के आसपास दहशत का माहौल है। छात्र और स्टाफ डर के साए में जी रहे हैं और लोग उस इलाके में जाने से बच रहे हैं। जिन लोगों को गिलहरी ने काटा वो वैक्सीन ले रहे हैं। प्रशासन भी एक्शन मोड में है। रेस्क्यू टीम गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार वो चकमा देकर निकल जाते हैं। वैसे गिलहरी के काटने से किसी इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, लेकिन खतरा छोटा हो या फिर बड़ा, सावधानी बेहद जरूरी है। फिलहाल कैंपस में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यहाँ के युवाओं को विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। महत्वपूर्ण पहल। इसके लिए भजनलाल सरकार ने जयपुर में विगसी एजुकेशन कंपनी से करार किया है। एमओयू के तहत युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी, कोरियन जैसी विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर जिले में ट्रेनिंग के लिए सेमिनार होंगे। हर पंचायत में एंटरप्रेन्योर होंगे जो पंचायत स्तर पर युवाओं को विदेशी शिक्षा के लिए लैंग्वेज सिलेक्शन में मदद करेंगे। ये सारे नौजवान अगर ये 5 लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारी जो FTA हो रही है, मोदी जी ने FTA किया है, FTA में हमारी कारोबार बढ़ेगी दुनिया के साथ, विशेष करके EU के साथ। वहीं सीएम भजनलाल ने समय की जरूरत बताते हुए इस कदम को युवाओं के लिए मील का पत्थर बताया है। एमओयू से न सिर्फ प्रदेश की तस्वीर बदलेगी बल्कि युवाओं की तकदीर बदलने में भी ये मददगार होगा।